नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजना के तहत नौकरी पाने वाले लगभग 60 लाख कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। लगभग 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि होगी ट्रांसफर। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी केस में एसआईटी जांच के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कहा 15 दिन का करें इंतजार, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी की जांच का 5वां दिन आज। महाराष्ट्र में फिर सुलगी सियासत। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने आए उद्धव और शिंदे गुट। रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। हॉर्मुज खुलते ही भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। लगभग 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर गुजरात पहुंचा टैंकर। 3 महीने से अधिक समय तक रुका रहा जहाज। योग दिवस से पहले देश भर में जोरदार तैयारियां जारी। कहीं योग मैराथन तो कहीं पदयात्रा। बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां बता रहे हैं योग के फायदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून बिना किसी शिकायत के पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एनसीआरबी और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को एक मात्र समान सहयोग प्रणाली की तरह विकसित किया गया है, जिसमें हर राज्य की पुलिस को आवश्यक प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे नई आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती मिली है। एनसीआरबी ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रारंभिक जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो दोषियों को सजा दिलाने में ये सबसे मजबूत आधार बनते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि फिंगरप्रिंट जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य अपराधियों की पहचान और जांच प्रक्रिया को निर्णायक दिशा देते हैं। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी भी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग मात्र 10% हो रहा है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराधियों की पहचान करना ही नहीं है बल्कि इसे एक व्यापक फॉरेंसिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है, मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब
आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2 वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई विशेष उपहार भेंट किए गए। ये उपहार केवल औपचारिक सम्मान नहीं थे, बल्कि भारत की कला, परंपरा, विज्ञान और दर्शन की गहरी पहचान को भी समेटे हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया गया सबसे प्रमुख उपहार आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कलमकारी महाभारत पेंटिंग रही। लगभग 6 महीने की मेहनत से तैयार ये हस्त निर्मित चित्र महाभारत के प्रसंगों को दर्शाता है, जिसमें भगवद गीता का संदेश भी समाहित है। ये कृति कर्तव्य, न्याय और नैतिक नेतृत्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को उजागर करती है, जो आज भी वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक माने जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को तेलंगाना की पोचमपल्ली सिल्क स्टोल भेंट की गई। इकत तकनीक से बुनी गई ये स्टोल अपनी ज्यामितीय डिजाइन और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। ये भारतीय वस्त्र परंपरा और आधुनिक फैशन के सुंदर मेल का प्रतीक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को कश्मीर का प्रसिद्ध रेशमी कालीन भेंट किया गया। महीनों और कई बार वर्षों की मेहनत से तैयार ये कालीन अपनी जटिल कारीगरी और पुष्पीय डिजाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को हिमरू सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वायर तथा प्राचीन थवा कफलिंग्स भेंट किए गए। ये दोनों ही वस्तुएं दक्कन और राजस्थान की विशिष्ट शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की जीआई मान्यता प्राप्त कारीगरी की झलक दिखाते हैं। इसी के साथ डोकरा धातु कला से निर्मित एंटीलॉप सेट भी भेंट किया गया, जो छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत की प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा को दर्शाता है। स्लोवाकिया के स्पीकर को आयुर्वेद की 2 महान ग्रंथ परंपराओं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की प्रतियां भेंट की गई। ये ग्रंथ भारत की प्राचीन चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा में अग्रणी ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड की पारंपरिक मिठाई ठेकुआ भी भेंट की गई, जो भारतीय त्योहारों और लोक संस्कृति की मिठास को दर्शाती है। इन सभी उपहारों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कौशल और ज्ञान परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया। ये दौरा भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक गहरा करने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा संपन्न हुआ। इस यात्रा में भारत के फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ संबंधों को नई दिशा मिली। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फ्रांस में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में फ्रांस के साथ एआई और डेटा सुरक्षा को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को नया आयाम मिला है। भारत और फ्रांस ने एआई और डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है और फ्रांस ने भारत के साथ इस कोऑपरेशन को एक नए आयाम तक ले गए हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो और स्वस्थ और प्रभावी होगी और भारत और फ्रांस मिलकर इसमें एक नए ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं, जो अभी तक 1 या 2 देशों तक ही सीमित मानी जाती थी। फ्रांस ने इसके साथ साथ भारत में एक एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों की एरोनॉटिक्स और स्पेस में स्किल में वृद्धि होने और इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रांस के साथ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। G7 देशों के बीच इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सदस्य देशों ने गहरी रुचि दिखाई। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी, व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूत करना रहा। हालांकि भारत G7 का पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी इस मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और नेतृत्व क्षमता चर्चा में है। G7 देशों के बीच में
इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े। भाजपा सांसद ने बताया कि फ्रांस ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स क्षेत्रों में हर साल लगभग 30,000 भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर देने की योजना बनाई है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच बढ़ते शैक्षिक संबंधों और तकनीकी सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है। इससे भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए एक नया और मजबूत विकल्प मिलेगा। कई देशों के साथ जिस प्रकार की बायलैटरल टॉक्स हुई, इसमें भारत के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने अब यह निर्णय लिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम में प्रति वर्ष 30,000 भारतीय छात्रों को वो अपने यहां सीटें देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पारंपरिक सैन्य क्षमताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 1947 में थी। 2047 में भी इनका महत्व बना रहेगा। रक्षा मंत्री ने ये बातें नागपुर के अंबाझरी स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL में 10,000 टन क्षमता वाले एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये नया केंद्र अहम एल्यूमिनियम घटकों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। साल 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जबकि 2014 में ये सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए था। इस तरह देश का रक्षा निर्यात भी 2014 के 1,000 करोड़ से बढ़कर अब 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं सक्षम होता है, वही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, आपको जानकारी होगी, मात्र 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आप सबके बीच ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है और साथ ही साथ गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए GG न्यूज के साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने PM मोदी के कार्यकाल में किए गए
विकास कार्यों की सराहना करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार के 12 सालों में भारत दुनिया के एक भरोसेमंद दोस्त के रूप पर उभरा है। इंडिया फर्स्ट के मिशन और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित होकर कूटनीति का एक नया तरीका ऐसी साझेदारियां बना रहा है जो वैश्विक भलाई और हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती है। इस नई पहचान की वजह से भारत को 70 लाख करोड़ का FDI मिला। GCC देशों के साथ 17 लाख करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अमेरिकी बाजार में 2,850 लाख करोड़ की कीमत तक तरजीही पहुंच मिली। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में 100% सहमति बनी और ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के लिए 160 देशों के साथ साझेदारियां की गई। साथ ही भारत एक ऐसे देश के तौर पर मजबूती से खड़ा है जिसकी बात दुनिया सुनती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संदेश भेजे हैं। एजेंसी ने छात्रों को फर्जी संदेशों और धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। NTA ने कहा कि 3 मई की परीक्षा के पुराने एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं हैं और उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। हालांकि जिन्होंने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख के बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए विशेष रेल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में रेल राज्य मंत्री V सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख को देश भर के उद्योगों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाना है, जहां इसका उपयोग सड़क निर्माण, ईंट निर्माण, सीमेंट उत्पादन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे विशेष कंटेनरों और समर्पित रेल गलियारों के माध्यम से निकलने वाली राख की सुरक्षित और व्यवस्थित ढुलाई सुनिश्चित करेगा। इससे वर्षों से बिजली संयंत्रों के आसपास जमा हो रही राख का बेहतर उपयोग संभव होगा और पर्यावरणीय प्रदूषण में भी कमी आएगी। रेलवे की यह पहल वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि उद्योगों को भी सस्ता और उपयोगी कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। भगवान रामलला के मंदिर से चढ़ावे की चोरी केस में जहां SIT की जांच जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT गठित की गई है और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ तथ्यों को सामने लाएगी। उन्होंने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी टिप्पणी या बयानबाजी से बचने का आग्रह किया जिसमें राम भक्तों की भावनाएं आहत हों। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। MRL एक्सलॉजिक मंथली पे ऑफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने एक टीम, इसकी ईडी की एक टीम तिरुवनंतपुरम में एक बैंक शाखा में पहुंची। मामले में ईडी ने जांच तेज करते हुए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी विजयन के बैंक लॉकर को खोलकर उससे जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पड़ताल की। ये कार्रवाई कोच्चि में ईडी के जोनल कार्यालय में
वीणा विजयन से 8 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ के 2 दिन बाद की गई। अधिकारियों ने उनसे उनकी बंद हो चुकी आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन से जुड़े निवेश, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल किए थे। CMRL एक्सलॉजिक मामला तब सुर्खियों में आया जब कोचीन मिनरल्स एंड रोटाइल लिमिटेड और एक्सलॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल उठे। आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट सेवा के भुगतान किए गए, जिसे विपक्ष ने मंथली पे ऑफ करार दिया। ईडी लगभग पिछले 30 महीनों से मामले की जांच कर रही है। और सीधे ले चलते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना संबोधन दे रहे हैं। That Seva, Sushasan and Garib Kalyan are the core pillars driving our journey towards Viksit Bharat, and all of you dealing with passports contribute to that in many ways. The Prime Minister in fact highlighted how passport services have become a shining example of the transformation that India has seen in the last 12 years. Now, when I first entered government, a passport, I must tell you, was a privilege. In fact, for most people, it was a very hard-won achievement. This document required, to be honest, it required influential connections, dealing with complex paperwork, and journeys to offices spanning several days just to access the office and get your application in. Today, passport delivery has actually become completely democratized. It is swift, it is secure, it is decentralized, it is accessible to the remotest corners of the nation. And the benchmark of your success is that if actually a passport does not arrive soon, citizens hold us all accountable, including through social media. So this shift in public expectations, this in a way, I want you to think of it as a validation today of our digital governance. Now, to understand how far we have come, and Mubarak walked us through some of that in his presentation, reflect on the baseline of 2014. In 2014, as you are all aware, there were just 77 Passport Seva Kendras, PSKs, across the entire country. And the annual passport issuance was 83 lakhs. Now, through an expansion campaign, through what I would really regard as an imaginative expansion campaign, we have established 544 functional kendras, combining 93 PSKs and an elaborate network of 454 post office PSKs. Now, this was done smoothly, it was done rapidly, and think about it, this is a 6x expansion of capabilities by the government. And this 6x happened because we were partnering another government department in that endeavor. So, when we often say better, less government, more governance, I would say I hold up the passport, the POPSK program, actually as an example of what is possible when government departments pool their resources, come together, and develop that culture of working together. Now, our annual issuance volume has surged to, I believe, 138 lakhs plus in financial year 25-26. But let me say that this only reflects the soaring aspirations of a globalizing India.
Every time we look at a number and feel happy, there will be higher numbers that await us. A pivotal driver of this modern governance is, of course, the successful nationwide implementation of Passport Seva program in its 2.0 version. And the launch, again, all of you are drivers of it. You have made it possible, of the global Passport Seva program. And this has been done across our embassies, our consulates worldwide, operating in tandem with this advanced tech ecosystem is our transition to a biometric chip-enabled e-passports. I know it's had its own share of challenges, but we have dealt with it to arrive at where we are. And this has today become a standard for all new passport issuances. It is backed by an advanced digital infrastructure, and this system securely embeds a citizen's biometric data. By combining security with accessibility, because that is very, very important, PSP 2.0 actually has truly redefined global mobility for a Viksit Bharat. Colleagues, a passport is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade, I would even say of national identity. As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect and with confidence internationally. Our responsibility. विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरह से जो पासपोर्ट सेवा सुविधा है उसको सरल, आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।